संतोष कुमार भारती और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी के लिए हजारों सपने संजोए थे कि वह अपनी बेटी को एक अच्छे घर में रिश्ता करेंगे ताकि उसकी बेटी रानी की तरह अपने ससुराल में राज करेगी। लेकिन वही बेटी अपने अनैतिक संबंधों के चक्कर में पड़कर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर देती है। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह से अनैतिक संबंध के कारण एक बेटी ही अपने पिता के हत्या के लिए शागिर्द बन जाती है। दोस्तों, कहानी पूरा देखिएगा, आपको इस कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जुर्म की कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रिश्तों को झकझोर कर रख देने वाली यह कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से जुड़ी हुई है। मिर्जापुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जमालपुर थाना। इसी थाने से 4 किलोमीटर की दूरी पर है जयपट्टी कला गांव। इस गांव में वैसे तो सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पटेल, बिहार और दलित बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं। जमालपुर थाना क्षेत्र के जयपट्टी कला गांव में संतोष कुमार भारती का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी सोनी देवी, 2 बेटियां और 1 बेटा वीरेंद्र कुमार हैं। मेहनत मजदूरी व थोड़ी बहुत बटाई पर खेती लेकर संतोष अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता था। घर ठीक ठाक ही चल रहा था। अचानक एक दिन ऐसा आया कि संतोष कुमार भारती, जिसकी उम्र 47 साल रहती है, अचानक से गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई पता नहीं चला तो संतोष के बेटे वीरेंद्र कुमार ने जमालपुर थाने में पिता की गुमशुदगी दर्ज करवाई। यह बात 4 अक्टूबर 2022 की है। गुमशुदगी दर्ज होते ही पुलिस ने संतोष कुमार की खोजबीन शुरू कर दी। एसएचओ मनोज कुमार संतोष के घर जाकर परिवार के लोगों से पूछताछ करते हैं। घर वालों ने उन्हें बताया कि वह सुबह फ्रेश होने के लिए अपने घर से निकले थे और तब से वापस नहीं आए। दोपहर तक जब उनका पता न चला तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तो दूसरी ओर गांव के वाले भी संतोष के अचानक गायब हो जाने को लेकर हैरान हो गए थे। गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जितने मुंह उतनी बातें तो होती ही है। सभी लोग सुबह से ही खोजबीन कर थक हार चुके थे। अचानक संतोष के बेटे वीरेंद्र कुमार का ध्यान अपने पिता के दोस्त रविंद्र गौड़ की तरफ जाता है। तो वह बिना समय गवाए रविंद्र गौड़ के घर की ओर चला जाता है। तभी रास्ते में ही रविंद्र से सामना हो जाता है। रविंद्र को देखकर वीरेंद्र तपाक से पूछ बैठा, चाचा, मेरे पिताजी को आपने देखा है क्या? सुबह से ही वह गायब हैं। शाम होने को है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। वीरेंद्र अभी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाया था कि रविंद्र घबराई हुई आवाज में बोला, ना 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 ना, मैंने तो नहीं देखा उन्हें, हो सकता है कहीं गए होंगे। रविंद्र इतना कहने के साथ नजरें छिपाने लगा था। रविंद्र के मुंह से इतना सुनने के बाद वीरेंद्र अपने घर की ओर लौटने लगा था। लेकिन न जाने क्यों उसके मन में विचार आया कि आखिरकार रविंद्र जो उसके पिता का इतना करीबी, इतना नजदीकी दोस्त है, वह घबराया हुआ क्यों है। मन में उठ रही आशंकाओं के हिलोरे जब शांत नहीं हुए तो वीरेंद्र घर आने के बाद सीधे जमालपुर थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर उसने अपने पिता की गुमशुदगी और पिता के दोस्त रविंद्र के बदले हुए व्यवहार के बारे में जानकारी देते हुए मन में उठ रही आशंकाओं के बारे में एसएचओ मनोज कुमार को अवगत कराया। उसने उनसे गुजारिश की कि एक बार वह अपने स्तर से रविंद्र से पूछताछ करें तो शायद उनके पिता के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। वीरेंद्र की बात सुनने के बाद एसएचओ को भी कुछ लगा कि एक बार रविंद्र से पूछताछ कर लेने में क्या हर्ज है। इसके बाद बिना देर किए वह अपने हमराही जवानों के साथ रविंद्र गौड़ के घर पहुंच गए। वह घर पर ही मिल गया। रविंद्र से पूछताछ के दौरान उन्हें ऐसा कुछ लगा जैसे कि रविंद्र उनसे जरूर कुछ न कुछ छिपा रहा है, क्योंकि पूछताछ के दौरान न केवल उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी बल्कि वह नजरें भी चुरा रहा था। इंस्पेक्टर मनोज कुमार रविंद्र गौड़ से सख्ती से पूछताछ करते हैं कि इससे पहले ही मौके पर काफी संख्या में गांव वालों की भीड़ उसके घर पे जुट गई। पुलिस जवानों की नजर रविंद्र के पुराने शौचालय के अंडरग्राउंड टैंक के पास गई। वहां भारी मात्रा में गिट्टी आदि बिखरी हुई थी। लग रहा था जैसे गिट्टी पुराने टैंक में भी डाली गई हो।
जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह सब कुछ अभी तत्काल में ही किया गया है। एसएचओ मनोज कुमार ने रविंदर गौड़ से पुराने शौचालय के पास बिखरी हुई गिट्टी के बारे में पूछा तो रविंदर के माथे पर मानो पसीना नजर आने लगा। वह पसीने से न केवल तरबतर हो गया था बल्कि थर थर कांपने भी लगा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। एसएचओ रविंदर गौड़ को अपने साथ थाने ले आए। थाने में आते ही एसएचओ ने रविंदर से दोबारा पूछताछ की। पहले तो रविंदर उन्हें टाल मटोल कर गुमराह करता रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पुलिसिया अंदाज दिखाया तो वह टूट गया और रट्टू तोते की भांति सारी सच्चाई उगल दी। रविंदर गौड़ ने जो बताया उसे सुनकर सभी हैरान हो उठे। आनंद फानन में एसएचओ मनोज कुमार रविंदर को लेकर उसके घर के पीछे पुराने शौचालय की टंकी के पास पहुंचे। फिर उसकी निशानदेही पर उन्होंने शौचालय की टंकी से संतोष कुमार की लाश बरामद कर ली। रविंदर ने उसकी हत्या करने के बाद शौचालय के पुराने टैंक में लाश को छिपाने के बाद ऊपर से गिट्टियां डाल दी थी ताकि किसी को इसका पता न चल सके और शौचालय की बदबू में लाश होने का किसी को अंदाजा भी ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध जितना भी छिपाइए छिपता नहीं है, उसका तो एक न एक दिन तो भांडा फूटना होता ही है दोस्तों। ऐसा ही रविंदर के साथ भी हुआ। मौके पर रविंदर के मकान के शौचालय के टैंक से गायब संतोष कुमार की लाश मिली। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी, जबकि इस घटना से वहां पर मौजूद लोग भी आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने रविंदर को मारपीट करने का प्रयास किया। तो पुलिस का काम है उसको बचाव करना पड़ता है, तो पुलिस के ऊपर भी लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। तो पुलिस को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। पथराव में रविंदर के अलावा एएसआई रामज्ञान यादव, कांस्टेबल विपिन, सत्येंद्र, विजय, नीरज आदि भी घायल हो गए थे लोगों के पथराव में। ग्रामीणों के तेवर को देखते हुए पुलिस ने मौके पर आसपास के थानों से बात करके और भी पुलिस फोर्स वहां पे मंगवा ली और पीएसी भी बुलानी पड़ी। बल्कि पुलिस को बहुत मशक्कत करना पड़ा आरोपी रविंदर को कस्टडी में लेने के लिए। उसके बाद पुलिस ने घायल जवानों को अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया। लोगों ने इतनी पिटाई कर दी उसकी कि उसको वहां से ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजना पड़ा दोस्तों, जबकि पुलिस कर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था। सूचना मिलने पर सीओ चुनार रामानंद राय, एसपी ऑपरेशन महेश अत्री भी मौका मुआयना करने के साथ साथ मौके पर डटे रहे। कुछ घंटों के बाद एसपी मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए हालात के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद पुलिस ने वीरेंद्र कुमार की तरफ से रविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 120, 201 और 32V SC एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। रविंदर गौड़ से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बेटे गौतम गौड़ 19 साल जिसकी उम्र रहती है और मृतक की बेटी सुमन जिसकी उम्र 20 साल रहती है को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने 6 अक्टूबर 2022 को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से बातचीत किया और मामले का उद्भेदन किया। उन्होंने मामला को उद्भेदन करते हुए पुलिस ने बताया कि संतोष कुमार भारती की हत्या में उनकी सगी बेटी सुमन भी शामिल थी। उसके प्रेमी रविंद्र प्रसाद गौड़ और रविंदर के बेटे गौतम गौड़ का भी हाथ था। यानी 40 वर्षीय रविंद्र प्रसाद गौड़ मृतक की बेटी सुमन से प्यार करता था। प्रेस वार्ता में तीनों आरोपियों ने संतोष कुमार की हत्या करने की बात स्वीकार करते हुए उसकी हत्या से जुड़ी जो कहानी बताई वह हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर रही थी दोस्तों। रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख देने वाली यह खौफनाक कहानी कुछ इस प्रकार से है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको ये कहानी भीतर तक हिलाकर रख देगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के जयपट्टी कला गांव निवासी संतोष कुमार भारती, जिनकी उम्र 47 साल रहती है, का अपना एक भरा पूरा परिवार था दोस्तों। परिवार में पत्नी थी, एक बेटे सहित 2 बेटियां थी। बात आज से बहुत पुरानी है, 30-40 साल पहले की पुरानी की कहानी है। जयपट्टी कला गांव में रविंद्र प्रसाद गौड़ अलीनगर
जनपद चंदौली से आकर बस गया था। यानी कि जो हत्यारा था वह बाहर से आके उस गांव में बसा था। उसने यहाँ गांव में एक आटा की चक्की लगा ली थी। इसके साथ साथ ही वह झाड़ फूक का भी काम शुरू कर दिया था। गांव में कारोबार और आमदनी बढ़ने के साथ रविंद्र गौड़ ने पैसे का लेन देन भी शुरू कर दिया था। वक्त जरूरत पड़ने पर वह लोगों की मदद किया करता था, बदले में वह सूद वसूला करता था। इससे उसकी पहचान गांव में और भी मजबूत हो गई थी। आटा चक्की पर आते जाते समय रविंद्र की मुलाकात संतोष कुमार से हो गई थी। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई थी, क्योंकि दोनों को शराब पीने की लत थी। यानी मृतक और जो उसका दोस्त था जिसने हत्या किया था, दोनों शराब के आदी थे, इसलिए दोनों की दोस्ती खूब थी आपस में। रविंद्र संतोष के घर भी आने जाने लगा था। खाने पीने से लेकर वक्त जरूरत पड़ने पर संतोष की गाहे बगाहे मदद भी कर दिया करता था। संतोष के घर बराबर आने जाने के दौरान रविंद्र न केवल उसके परिवार से घुल मिल गया था, बल्कि संतोष के परिवार पर रविंद्र की बुरी नज़र भी टिकी थी। खास करके संतोष की पत्नी सोनी के प्रति बुरा भाव रखने लगा था। लेकिन इसमें जब वह सफल नहीं हो पाया तो उसने अपनी आंखें संतोष की सयानी होती बेटी सुमन पर गड़ा दी थी। 20 वर्षीय सुमन उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जिसके गदराए हुए बदन को देखकर रविंद्र अपना आपा खो बैठता था। लेकिन उसे ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था जब वह अपने मन की बात सुमन से कह सके। अपनी उम्र से आधी उम्र के बेटी के समान सुमन को पाने की ख्वाहिशें में वह इस तरह पागल और दीवाना हो गया था कि अक्सर संतोष के घर किसी न किसी बहाने पहुंच जाया करता था। कभी पानी के बहाने तो कभी अन्य बहानों के जरिए वह सुमन को छू लिया करता था। पहले तो सुमन उसे नज़रअंदाज करती रही, क्योंकि वह उसे चाचा कहती थी। सुमन उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जो हर इशारों और स्पर्श को समझ सकती थी। एक दिन की बात है, घर में आटा नहीं था तो सुमन रविंद्र की आटा चक्की पर आटा लेने के लिए पहुंच गई थी, जहां संयोग से रविंद्र अकेला ही था और कोई ग्राहक नहीं था वहां पे। आटा लेने के दौरान जैसे ही सुमन नीचे की ओर झुकी थी कि उसका गदराया हुआ बदन और उसके उभारों को देख कर रविंद्र के तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। आटा देने के बहाने उसने सुमन के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन सुमन झट से उसका हाथ झटक कर हंसते हुए अपने घर को लौट गई थी। रविंद्र की हर हरकत सुमन के दिमाग में घूमती रही और वह मंद मंद मुस्कुराती रही, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। उसे लगने लगा था कि रविंद्र उसकी ओर आकर्षित है। इशारों में हाथों के स्पर्श से शुरू हुआ प्रेम प्रसंग का यह खेल अब छिप छिप कर मिलने तक पहुंच चुका था। दोनों की मोबाइल फोन पर काफी देर तक बातें शुरू हो गई थी। कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता, कुछ ही ऐसा ही रविंद्र और सुमन के साथ भी हुआ। रविंद्र जहां अक्सर संतोष के घर आ धमकता था, तो सुमन भी आटा इत्यादि के बहाने रविंद्र की चक्की पर पहुंच जाया करती थी। भले ही सुमन रविंद्र से आधे उम्र की थी, लेकिन उन दोनों की हसरतों के चर्चे अब पूरे गांव में होने लगे थे। दोस्तों, आखिरकार होते भी क्यों न, रविंद्र शराबी होने के साथ साथ मनचला भी था। गांव की महिलाओं को वह बुरी नजरों से देखता था, जिससे औरतें उसे अय्यास कहा करती थी। गांव में रविंद्र और सुमन को लेकर होने वाले चर्चे की कानों कान खबर जब संतोष और उसके परिवार के लोगों को हुई तो वे भी सकते में पड़ गए। एक रात संतोष की पत्नी सोनी ने पति से कहा, ये जी सुन रहे हैं, अब हमारी बेटी सुमन सयानी हो गई है। रविंद्र का हमारे घर आना जाना हमें भी बुरा लगता है। गांव के लोग तो उल्टी सीधी बात कर ही रहे हैं, क्यों ना कोई अच्छा सा घर बार देखकर बिटिया की अच्छे से शादी हम कर देते हैं तो गंगा नहा लेते। दोस्तों, हर माँ बाप का इच्छा होता है कि उसकी सयानी बेटी सही सलामत अपने घर में चली जाए, तो वैसा ही इस माँ बाप का भी सपना था। माँ और पिता के बीच हो रहे इस बातचीत को सुमन सुन लेती है और जैसे ही सुबह होती है अगले दिन, वह चुपके से जाके अपने प्रेमी रविंद्र को यह बात बता देती है। उसी दिन शाम ढलने के बाद शौचालय जाने के बहाने खेतों की ओर निकली सुमन रविंद्र से मिल लेती है और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, आप जल्दी से कुछ करो, नहीं तो पापा हमारी शादी तय कर देंगे, फिर हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। सुमन की बात पूरी हो पाती इससे पहले ही रविंद्र उसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाते हुए बोला, नहीं जानू, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पिता कुछ करें उसके पहले मैं कुछ सोचता हूँ। तो सोचिए, कब सोचेंगे? जब पिताजी हमारी शादी पक्की कर देंगे तब। इतना कहकर सुमन रविंद्र से लिपट गई थी। सुमन को गले लगाकर रविंद्र उसका माथा चूमते हुए बोला, आज सोचकर बताता हूँ। इतना कहकर वह अपने घर लौट गया और सुमन अपने घर की ओर लौट आई।
घर लौटने के बाद रविंदर ने संतोष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। अपनी इस योजना के अनुसार उसने सुमन को भी इसके बारे में बताया था। अपने से ज्यादा उम्र के पिता समान प्रेमी के कहने पर सुमन भी इस योजना का हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद रविंदर अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में जुट गया। आखिरकार वह दिन आ गया। दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 के सवेरे की बात है। संतोष शौचालय करने के लिए घर से गया था और वापस आ रहा था। तभी रविंदर ने संतोष को चाय पीने के बहाने अपने घर बुला लिया। रविंदर की गहरी साजिश से अनजान संतोष रविंदर के घर पहुंच गया। संतोष जैसे ही रविंदर के घर गया तो मौका मिलने पर रविंदर ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला करके उसकी हत्या कर दी। संतोष की हत्या करने के बाद रविंदर ने अपने बेटे गौतम की मदद से शव को घर के पीछे पुराने शौचालय के टैंक में छिपा दिया। किसी को पता न चले इसलिए वहां ढेर सारी गिट्टी भी डाल दी थी। टैंक में लाश छिपाकर रविंदर बेफिक्र हो गया था। वह संतोष के गायब होने के बाद पुलिस और उसके परिवार की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन उसका यह राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका और आखिरकार वह अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड, जिसे गैंती भी कहते हैं दोस्तों, उसको बरामद कर लिया। बहरहाल घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मृतक की बेटी सुमन, उसके प्रेमी रविंदर गौड़ और उसके बेटे गौतम गौड़ को संतोष कुमार भारती की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद सक्षम न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने संतोष कुमार भारती की हत्या का खुलासा करने वाली पूरी पुलिस की टीम को 10,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया और उनकी पीठ भी थपथपाई। हत्यारोपी रविंदर गौड़ की करतूतों की जहां पूरे गांव में थू थू हो रही थी, तो वही पिता की हत्या में आरोपी आस्तीन का सांप जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसकी कार्रवाई से, उस बेटी की करतूतों से उसके माँ बाप भी शर्मसार हो गए थे। दोस्तों, जिस बेटी को ब्याह कर उसके जीवन को संवारने का सपना माँ बाप ने पाल रखा था, वह तो चकनाचूर हुआ ही, माँ की सिंदूर भी उजड़ गया। दोस्तों, हमारा कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा कहानी कहने का यही उद्देश्य है कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराएं, ताकि आप इस तरह की घटनाओं के प्रति पहले से ही सजग रहें। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की कहानियाँ निरंतर सुनने के लिए मिलेगी। तो तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।